नॉन करेंट लाइबिलिटीज में चार टर्म्स हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, चार सब हेड्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डन। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज डाला ही नहीं क्योंकि मतलब जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग टर्म है, सुन लो बस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है और टर्म थोड़ी टेक्निकल है, उस पर टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। समझा रहा हूं लेकिन कि होता क्या है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता हो कि होता क्या है। तो स्लाइड भी नहीं डालेगी, वो टाइम वेस्ट ही है। बट स्टिल, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वन लाइनर तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई डिफाइन करने को नहीं आ सकता, हमारे कोर्स में नहीं है, बट वन लाइनर पता होना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी होते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी होती है। दो एक्ट्स हैं, दो एक्ट्स हैं, एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट। एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट। जो अकाउंट्स बनते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उस पर एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट। क्या एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट। और हर साल कंपनीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हर साल कंपनीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट। कुछ प्रोविजंस हैं, एक एग्जांपल जैसे कि डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में अलग है कुछ आइटम्स के, और इनकम टैक्स एक्ट में अलग है। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट मतलब कि फर्नीचर, कोई कहता है एग्जांपल, कोई कहता है 10% पे डेप्रिशिएट होगा, कोई कहता है 15% पे डेप्रिशिएट होगा। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है तो इनकम अलग आएगी, इनकम अलग आएगी तो टैक्स अलग कैलकुलेट होगा। यस और नो? तो ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, कभी कभी आप कंपनीज एक्ट का टैक्स ज्यादा आ रहा होता है और इनकम टैक्स एक्ट का कम आ रहा होता है, और कभी कभी कंपनीज एक्ट का टैक्स कम आ रहा होता है, इनकम टैक्स एक्ट का ज्यादा आ रहा होता है। इवेंचुअली तो जितने का एसेट है उतना ही डेप्रिशिएट होगा। आप 15% कर लो या 10% कर लो, अगर 50,000 का फर्नीचर है तो टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द लाइफ 50,000 ही रहेगी। यस और नो? एक एग्जाम्पल था, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रोविजंस of Companies Act and Income Tax Act, there may be a difference in the tax amount paid by the company and tax amount calculated as per Companies Act. पे तो इवेंचुअली आपको कौन सा करना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भैया हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, हमें तो इतना टैक्स चाहिए। तो पेमेंट जो आप एक्चुअली करोगे वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करोगे, बट आप जो अकाउंट बना रहे हो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना रहे हो। तो अगर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए अभी, तो उसका बेनिफिट आपको बाद में मिल जाएगा। तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर देते हो। और आपने अगर अभी टैक्स कम पे करा है क्योंकि आपका कंपनीज एक्ट में ज्यादा आ रहा था, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कम है, तो आपको पे कम करना पड़ा, बट आपको भी पता है कि आगे जाके वो देना ही पड़ेगा, तो आप उसको एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हो। तो ना तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स की और लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन दूर दूर तक आने का कोई चांस है, ना ही उसका मीनिंग। बट मैं बता रहा हूँ कि एक सिंपल सी बात ये पता होना चाहिए कि ड्यू टू सम वेरिएशंस in accounting practices or provisions of Companies Act and Income Tax Act, there may be a difference in the amount of taxes. उसकी वजह से या तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाता है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके? डिफरेंस इन प्रोविजंस, एक एग्जांपल है, डिफरेंस इन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट and Income Tax Act results in creation of deferred tax assets or
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। जब इतनी बातें हो ही गई तो एक और सही एक होते हैं प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग इनकम। ये होती है इनकम एज पर कंपनीज एक्ट, और एक होती है टैक्सेबल इनकम, वो होती है इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये दोनों इनकम डिफरेंट आ सकती हैं, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होते हैं। आपको बस क्या पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आता